हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और आज का जो टॉपिक है वो है जीएसटी रेट इंक्रीज इन टेक्सटाइल सेक्टर। रिसेंटली में जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि जो सेवरल टेक्सटाइल और एपरल प्रोडक्ट्स हैं, एपरल से मेरा मतलब है यहाँ पर जितने भी डिफरेंट तरह के क्लोथिंग प्रोडक्ट्स हैं, और टेक्सटाइल सेक्टर में जो जीएसटी रेट है उस जीएसटी रेट को यूनिफॉर्म कर दिया जाए और जीएसटी रेट को यूनिफॉर्म करके 12% के लेवल पे पहुंचा दिया जाए। जनवरी 1 के बाद से इस प्रोविजन को टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस सेशन में समझने का काम करेंगे कि इस टैक्स इंक्रीज से, यूनिफॉर्म टैक्स रेट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर। यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो किस तरीके से यहाँ पर इस स्टेप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है इस स्टेप को लेने के पीछे, और ओवरऑल इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर का स्टेटस क्या है, और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से कौन कौन से एफर्ट यहाँ पर रिसेंट ईयर्स में किए गए हैं। उन्हीं सब डायमेंशन में एनालाइज करेंगे हम लोग इस टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन को। तो ये न्यूज हम सभी देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये द हिंदू से लिया गया एक आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो जीएसटी रिवर्स जीएसटी को जो इंक्रीज किया जा रहा है यहाँ पर, और जो यूनिफॉर्म बनाया जा रहा है, 12% किया जा रहा है इसको 1 जनवरी से, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और ये कहा जा रहा है कि जो हाई टैक्स रेट्स इसकी वजह से बढ़ेंगे उससे कई सारे यूनिट शट डाउन भी हो सकते हैं। तो समझते हैं इस प्रोसेस को हम लोग। देखिए, जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो टेक्सटाइल सेक्टर इससे पहले, मतलब इस स्टेप से पहले, एक तरीके से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे काम करता था। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो मेन इनपुट्स हैं, जैसे कि मैन मेड फाइबर हो गया, इसके ऊपर टैक्स लगता था 18% का। फिर इससे जो प्रोसेसिंग करके यार्न प्रोड्यूस किया जाता था, मैन मेड फाइबर से प्रोड्यूस यार्न, इसके ऊपर लगता था 12%। और जो फाइनल फिनिश्ड और प्रोड्यूस गुड्स होता था, जिसको अपन लोग फैब्रिक कह सकते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगता था 5% का। यानी कि इनपुट के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर 18% का टैक्स, यार्न के ऊपर 12% का टैक्स, और फैब्रिक के ऊपर 5% का टैक्स अप्लाई होता था। तो इससे रिसेंटली में गवर्नमेंट का ये कहना था कि रॉ मटेरियल और इनपुट के ऊपर ज्यादा ये टैक्स लगने की वजह से यहाँ पर स्टार्टिंग में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की डिमांड हो जाती थी इस वजह से। और इस वजह से इस सेक्टर में नई कंपनीज का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तेजी से हो नहीं रहा था, और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो एक तरीके से स्टेगनाइजेशन के फेज में आ रहा था। इसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिसेंट ईयर्स में हमें देखने को नहीं मिल रही थी। तो इसी वजह से एंट्री लेवल पर, यानी कि जहां पर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होना है, यानी कि जहां पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होनी है, या तो यार्न की नहीं तो फैब्रिक की, वहां पर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि तीनों लेवल पर इस टैक्स रेट को यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा, और इस तीनों लेवल पर टैक्स रेट को यूनिफॉर्म करके 12% के लेवल पर ले आया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फिनिश्ड और फाइनल गुड है, जो कि हमारा फैब्रिक रहता है, उस पर भी 12% टैक्स लगेगा। यार्न के ऊपर भी, जिसको प्रोसेस किया जाएगा फाइबर से, उस पर भी 12%, और रॉ मटेरियल पे भी अब 12% का ही टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अब जो कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर फैब्रिक के ऊपर 5% से 12% रेट इंक्रीज हुआ तो इससे होगा क्या, इससे जो सप्लाई चेन है वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो इस लेवल पर फिनिश गुड्स का ट्रेड करते हैं वो अफेक्टेड होंगे हाईली। और उनके अफेक्टेड हाईली होने से यहाँ पर कई सारे यूनिट्स इस लेवल पर शट डाउन हो सकते हैं टैक्स रेट बढ़ने की वजह से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब ज्यादा लगेगी। साथ ही साथ ये स्टेप इकोनॉमिस्ट के द्वारा कहना है कि इकोनॉमी को और इस सेक्टर को और इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ लेकर के जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कम आएगी, और साथ ही साथ जीएसटी इवेजन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इनफॉर्मलाइजेशन जो है वो बढ़ेगा। इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ने के साथ साथ इस लेवल पर काम करने के लिए जब यहाँ पर कंपनीज ज्यादा होंगी नहीं, और अगर मान लो वो बंद होती हैं, तो इससे ओवरऑल इंपोर्ट जो होगा इस लेवल पर वो बढ़ेगा। और इंपोर्ट जब बढ़ेगा यहाँ पर और टैक्स रेट्स यहाँ पे बढ़ेगा, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स की इंपोर्ट हमें करनी होगी, और उस इंपोर्ट की वजह से जो प्राइसेस हैं
वो प्राइसेस यहाँ पर ओवरऑल बढ़ेंगी फिनिश्ड प्रोडक्ट लेवल पे, और इन प्राइसेस के बढ़ने के कारण ओवरऑल इस सेक्टर में डिमांड जो है वो कम देखने को मिलेगी फिर, और इस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी अफेक्ट हो सकती है, स्पेसिफिकली टेक्सटाइल सेक्टर में। टेक्सटाइल सेक्टर में डिमांड घटने को देखने को मिल सकती है, प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, इंपोर्ट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। अगर हम टैक्स स्लैब्स बढ़ाते हैं तो इस लेवल पर जितने भी व्यापारी काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से काफी ज्यादा डिसएंकरेजमेंट मिलेगा यहाँ पर। इस वजह से कई सारे देशों में, कई सारे जगहों पर अपने देश में, जैसे सूरत जैसे जगहों पर इस बढ़ते हुए टैक्स स्लैब को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको अपोज किया जा रहा है, और इससे कहा जा रहा है कि ये जो सेक्टर है वो सेक्टर हाईली अफेक्ट हो सकती है। तो उनकी डिमांड है, जो ये गवर्नमेंट ने रिसेंट में स्टेप प्रपोज किया है, इस स्टेप को जल्दी से वापस ले लिया जाए और जो पुराना स्लैब था उसी स्लैब को मेंटेन किया जाए। इकोनॉमिस्ट का भी यहाँ पर यही कहना है कि पुराना जब तक ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम से जो भी एनोमली आ रही थी, ठीक है, इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कम आ रहे थे, रॉ मटेरियल के लेवल पर टैक्सेस हाई लग रहे थे जिस कारण से, तो इस एनोमली से इस सेक्टर का केवल 15% जो पार्ट है वो सफर कर रहा था यहाँ पर, राइट। और जो 85% पार्ट है, वो 85% पार्ट इतना अफेक्टेड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर अब जो है वो 15% पार्ट को बेनिफिट देने के चक्कर में ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो यहाँ पर एक तरीके से कुछ सिग्निफिकेंट लॉसेस झेल सकता है। ये आर्गुमेंट है यहाँ पर इकोनॉमिस्ट का। साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये कहना है कि रॉ मटेरियल लेवल पर हम एंकरेजमेंट चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आए ज्यादा से ज्यादा, तो इस वजह से हमने ये स्टेप लिया है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का कहना है कि इस तरह के स्लैब में चेंजेस लाने के कारण हमें 7,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हमारा ज्यादा बढ़ेगा, जब यहाँ पे 5% से लेवल को 12% यानी कि 7% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जीएसटी रेट बढ़ाया जाएगा। तो इसके कारण 7,000 करोड़ रुपीस का ज्यादा कलेक्शन होगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट इस रैशनल के साथ यहाँ पर चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है, जब इसके कारण इस लेवल पे कई सारे यूनिट शट डाउन होंगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बढ़ सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर इस लेवल पे प्राइस राइज हो सकते हैं, डिमांड कम हो सकती है, और उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट ये देखने को मिलेगा कि फर्दर और यूनिट्स बंद हो सकते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और इसे वापस लेने की बात करी जा रही है। अब ओवरऑल अगर इंडिया में हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर का स्टेटस देखें तो इंडिया में टेक्सटाइल और जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ के आसपास लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देने की बात आती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, और अगर दूसरे किसी सेक्टर में फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर लोग एम्प्लॉयड हैं तो वो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है। ऑलमोस्ट इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसका 21% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट निकल के आता है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर से। और इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इंडियन इकोनॉमी में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो इंडस्ट्री सेटअप की गई थी वो इसी सेक्टर में सेटअप की गई थी, और यही सेक्टर एक स्टोर हाउस है अपने ट्रेडिशनल स्किल्स का, हेरिटेज का और कल्चर का। और ये सेक्टर दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, एक आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फॉर्म में और एक आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर के फॉर्म में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेवल पर हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, जो स्मॉल ट्रेडिशनल टूल्स हैं, स्मॉल जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन की जाती है। तो यहाँ पे मशीन बेस्ड प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगी आपको। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में मॉडर्न मशीनरी और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस लेवल पर हमें स्पिनिंग की प्रोसेस, अपैरल और गारमेंट सेगमेंट, जितना भी फाइनल क्लोथिंग है जिसको हम और आप कंज्यूम करते हैं, उसको इस सेक्टर में के लेवल पे यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ओवरऑल जब हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें केवल इंडस्ट्रीज ही शामिल नहीं होती, इसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे छोटे छोटे स्तर पे काम कर रहे लोग हैं वो भी इस सेक्टर का पार्ट माने जाते हैं। अब इस सेक्टर का अगर इकोनॉमी के अंदर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पर टोटल जीडीपी का 2.3% रेवेन्यू यहाँ पर इस सेक्टर से आता है। इंडिया का जितना भी टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसका 7% टेक्सटाइल सेक्टर से आउटपुट आता है। फिर इंडिया जितना भी अपना एक्सपोर्ट के फॉर्म में पैसे अर्न कर रहा है आज के टाइम पर, उस एक्सपोर्ट अर्निंग्स का 12% जो पार्ट है वो आपका टेक्सटाइल सेक्टर से आता है, और टोटल एम्प्लॉयमेंट का 21% इसी सेक्टर से आता है।
अगर हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात करें, टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मतलब कुछ ऐसी चीजों का प्रोडक्शन इस सेक्टर में जिसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे मान लो पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसका हेल्थ सेक्टर में अभी इतना इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इसका प्रोडक्शन केवल हेल्थ सेक्टर के लिए होगा, आम जनता के लिए नहीं होगा। तो जब हम कुछ इस तरीके के स्पेसिफिक फंक्शन वाले फैब्रिक्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस टेक्सटाइल्स को हम लोग कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो अगर टेक्निकल टेक्सटाइल्स के टर्म्स में भी अगर इंडिया का प्रेजेंट स्टेटस देखें, तो इंडिया 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का भी। और ग्लोबल टोटल टेक्निकल टेक्सटाइल का जितना प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट अराउंड 6% है। और इसके साथ साथ इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन और जूट का भी, राइट। इंडिया सिल्क के मामले में भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया का। और वर्ल्ड में जितने भी हैंड वोवन फैब्रिक्स प्रेजेंट में बन रहे हैं उसका 95% आता है इंडिया से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस सेक्टर में कितना इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होता है, और इस सेक्टर में कोई भी छोटे मोटे चेंजेस ओवरऑल कितने बड़े मासेस को, कितने सारी जनता को यहाँ पे अफेक्ट कर सकती है, उसका एक आइडिया हमें इस डाटा के थ्रू लग रहा है यहाँ पर। अब अगर अपने टेक्सटाइल सेक्टर के हम लोग कुछ चैलेंजेस की बात करें, तो सबसे पहली बात, ये सेक्टर जो है वो हाईली फ्रेगमेंटेड है। हाईली फ्रेगमेंटेड का मतलब ये, इसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डोमिनेशन है, और जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनका डोमिनेशन है। तो बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े इंडस्ट्रीज इस सेक्टर में इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं है। अब बड़े इंडस्ट्रीज कौन से होंगे? जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके मास मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ऐसे इंडस्ट्रीज की यहाँ पर इस सेक्टर में कमी देखी जाती है। तो उन्हीं को एनकरेज करने के लिए जो 18% का स्लैब था उसे घटा के 12% लाया गया रॉ मटेरियल लेवल पे। तो अभी फिलहाल में इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, और इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए भारत सरकार को बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज होती है वो अभी ज्यादातर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, और आउटडेटेड होने के कारण जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, उस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम मीट कर पाने में फेल हो रहे हैं। और इस वजह से इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले प्रोडक्ट्स जब इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो वहां पर उनका बेटर कंपटीशन वो फेस नहीं कर पाते, और इस कंपटीशन के फेस ना कर पाने के कारण उनकी सेल कम होती है, और इस वजह से हमारा एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंट लेवल पे नहीं पहुंच पाता। तो हमें टेक्नोलॉजी के लेवल पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर अभी हमने देखा कि टैक्स स्ट्रक्चर को रिलेटेड कितने सारे इश्यूज हैं यहाँ पर। अगर अभी हमने देखा कि जो फिनिश गुड्स के ऊपर अगर टैक्स स्लैब बढ़ेगा तो उससे कितना ज्यादा खतरा हो जाता है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का, और फिनिश गुड्स से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसके बंद होने का। फिर दूसरी बात, कई सालों से जो इस सेक्टर में एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट ठहर गया है। यहाँ पर पिछले 6 साल से जो एक्सपोर्ट लेवल है वो 40 बिलियन लेवल पे स्टेगनेंट हो चुका है। तो यहाँ पर भी इसको कैसे बढ़ाया जाए, उस प्रॉब्लम को भी फिगर आउट करने की जरूरत है यहाँ पर। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट यहाँ पर, तो अगला जो है वो है कि इंडिया में जो अपैरल यूनिट्स है, यानी कि जो क्लोथ प्रोडक्शन यूनिट्स है, उसका एवरेज साइज है 100 मशीन्स के आसपास। अगर इसी में बांग्लादेश से कंपेयर करें हम लोग, तो वहां पे पर फैक्ट्री 500 मशीन्स है, यानी कि उनकी जो इंडस्ट्रीज की जो साइज है यहाँ पर, वो साइज हमारी इंडस्ट्रीज की साइज से बड़ी है अगर हम बांग्लादेश से कंपेयर करें तो अपन लोग। और टेक्सटाइल सेक्टर का इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने में कितनी ज्यादा मदद करी है। अगला चैलेंज है कि इस सेक्टर में सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ पाए, अच्छा खासा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की भी शुरुआत कर रहे थे कि अगर कंपनीज आएंगी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी तो भारत सरकार के द्वारा उनको सिग्निफिकेंट इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो ये एक अट्रैक्टिव ऑफर दिया गया था ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, बट स्टिल फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उतना सिग्निफिकेंट नहीं बढ़ रहा है। हालांकि अप्रैल 2000 से 2019 के बीच में एफडीआई जो है वो $3.41 बिलियन के आसपास यहाँ पे आया है, बट इस लेवल को भी हमें और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने की जरूरत है। अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स कुछ अपनाए गए थे, जैसे कि अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो आउटडेटेड है उस कंटेक्स्ट में इंप्रूवमेंट के लिए ये स्कीम लाया गया था 2015 में। फिर स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स लाया गया था। इसमें स्मॉल और जितने भी मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं
उनके प्रोडक्शन को, उनके सप्लाई चेन को स्ट्रांग बनाया जा सके, उनको एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए यहाँ पर उनको सपोर्ट दिया जा सके, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क्स बनाया जा सके, इसके लिए स्कीम आया था आपका। फिर एक इंपॉर्टेंट स्कीम जिसे हमें ध्यान रखना है, जो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है, ये है अपना सामर्थ्य स्कीम। सामर्थ्य स्कीम का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। और इसके तहत जो वर्कर्स की शॉर्टेज है सेक्टर में, जो वर्कर्स के अंदर स्किल की कमी है, उस इसके तहत वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रेंड करना इस सेक्टर के लिए वो इस स्कीम की जिम्मेदारी थी। फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम आया था, जिसके तहत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, कैपेसिटी बिल्ड करके, मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड करके, सप्लाई चेन को बेटर करके नॉर्थ ईस्ट में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही थी। फिर इस सेक्टर में नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर मार्केट ब्रांडिंग और सब्सिडीज का एंगल इंक्लूड करके एक मिशन लाया गया था आपका पावर टेक्स इंडिया, इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे भी सरकार एफर्ट दिखा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है सिल्क सामग्री स्कीम। अपने प्रोडक्ट को, अपने सिल्क प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये स्कीम लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत डोमेस्टिक सिल्क की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, और इस पे फोकस किया जा रहा था ताकि सिल्क सेक्टर में हमारा इंपोर्ट भी कम हो सके। फिर एक इंपॉर्टेंट स्कीम आया था जूट आई केयर, जिसे लॉन्च किया गया था 2015 में। और इस स्कीम का एम था जितने भी जूट कल्टीवेटर्स हैं देश के अंदर, उनको सर्टिफाइड सीड्स प्रोवाइड करना सब्सिडाइज रेट पे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन कर सकें यहाँ पर। और वाटर लिमिटिंग कंडीशन में कैसे वो कल्टीवेशन करेंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करना इस सेक्टर में। तो इस ये फोकस था अपने जूट आई केयर स्कीम का। और नेशनल टेक्सटाइल मिशन, इसका एम था कि कंट्री को ग्लोबल लीडर बनाना है टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में। और यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट का जो साइज है, जो अभी 40 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, 2024 तक इसी लेवल को 50 बिलियन यूएस डॉलर तक लेकर के जाना है। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से एफर्ट पुट कर रही है। लेकिन रिसेंट में जो स्टेप लिया गया उसको लेकर के इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं यहाँ पर कि पहले हमें इन्हीं सब स्कीम का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था। और जब यहाँ से हमें कुछ रिजल्ट और आउटपुट मिलने लगता, कुछ ईल्ड हमें यहाँ से इन सब स्कीम के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के बाद मिलने लगता, तो शायद हम जीएसटी को का स्लैब यूनिफॉर्म करने की सोच सकते थे। बट इस पेंडेमिक के माहौल में अगर हम लोग अचानक से जीएसटी स्लैब का प्रेशर 5% से 12% बढ़ा करके ये प्रेशर डालते हैं हम लोग फिनिश गुड के लेवल पे, तो इससे काफी सारी यूनिट शट डाउन हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, जो इस पैंडेमिक ड्रिवन माहौल में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को और इंटेंस बना सकती है। तो ये था ओवरऑल रिसेंट में जो टैक्स इंक्रीज किया गया इस सेक्टर में, उसका होलिस्टिक एक एनालिसिस। आई होप ये एनालिसिस आपको समझ आया और मैंने दोनों ही पक्षों को यहाँ पे रखने की कोशिश करी, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और साथ ही साथ यहाँ पर इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं रिसेंट इस स्टेप को लेकर के, और इंडिया का प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस सेक्टर में। इन सभी डायमेंशन में हमने चीजों को डिटेल में देखा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप समझते हैं आपके जितने भी फ्रेंड के लिए इस तरह के डिस्कशन वैल्यूएबल हो सकता है उनके एग्जाम के लिए, तो आप उनके साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।